नमस्कार, आज है 15 मार्च, दिन मंगलवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। हो जाइए तैयार दिन भर की बड़ी खबरों के 360 डिग्री एनालिसिस के लिए। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। 5 दिन की लगातार तेजी पर लगा ब्रेक। अच्छी शुरुआत के बाद फिसला बाजार। निफ्टी 208 अंक टूटकर 16,700 के नीचे हुआ बंद। सेंसेक्स 700 और बैंक निफ्टी करीब 300 अंक लुढ़का। चीन में कोरोना की चिंता से कच्चा तेल लुढ़का। क्रूड $100 के नीचे। महज 7 दिनों में 28% लुढ़का भाव। एमसीएक्स पर भाव 7,400 के नीचे आया। जी बिजनेस की खबर पर मुहर। पीएलआई स्कीम के लिए मारुति, भारत फोर्ज, बॉश और हीरो मोटो समेत 73 कंपनियों के नामों का ऐलान। जी बिजनेस से खास बातचीत में पेटीएम के एमडी एंड सीईओ विजय शेखर शर्मा ने डेटा लीक के आरोपों को बताया बेबुनियाद। जल्द ब्रेक इवन का दिया भरोसा। यूट्यूब समेत सोशल मीडिया में शेयर टिप्स देने वालों पर बढ़ेगी सख्ती। सेबी जल्द लाएगी कंसल्टेशन पेपर। जी बिजनेस एक्सक्लूसिव। यूक्रेन पर रूस के हमले 20वें दिन भी जारी। रूस का यूक्रेन के खरसोन पर कब्जे का दावा। कीव और खार्किव के रिहायशी इलाकों में रूस का ऑपरेशन तेज। यूक्रेन ने रूस के 400 टैंक तबाह करने का किया दावा। एक तरफ बमबारी तो दूसरी तरफ बातचीत भी जारी। रूस और यूक्रेन के बीच हो रही चौथे दौर की बातचीत। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। जब बातचीत जारी तो क्यों हो रही है बमबारी? आखिर कहां अटक रही है बात? कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब को गैर जरूरी बताया। स्कूलों को दी यूनिफॉर्म तय करने की छूट। हिजाब पर फैसले को महबूबा ने बताया निराशाजनक। उमर अब्दुल्ला ने बताया मजाक। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के विरोधियों पर पीएम की चोट। कहा पीछे पड़ गया इकोसिस्टम। देश को सही इतिहास जानने का हक। पीएम मोदी की 2 टूक। बीजेपी में नहीं चलेगी परिवारवाद की राजनीति। बीजेपी सांसदों के बच्चों को टिकट नहीं मिलने का मैं जिम्मेदार। 5 राज्यों में करारी हार के बाद एक्शन में सोनिया गांधी। 5 राज्यों के पार्टी प्रमुखों को दिए इस्तीफे देने का निर्देश। और आज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। सरकार बोली भ्रामक विज्ञापनों से ग्राहकों को बचाने के लिए कर रहे हैं काम। इंडिया 360 में दिखाएंगे आखिर अभी भी क्यों कंज्यूमर राइट्स की जारी है फाइट। और आइए बात करते हैं कवर स्टोरीज। और खबरों की शुरुआत हम कर रहे हैं बाजार से जुड़ी खबरों से। जी हां, कमजोर संकेतों के चलते बाजार में आज पिछले 5 दिनों की तेजी पर ब्रेक लग गया। मेटल, ऑयल एंड गैस और आईटी शेयरों में बिकवाली के चलते बाजार पर दबाव बना। कारोबार के अंत में निफ्टी 208 अंक टूटकर 16,663 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स भी 709 अंक गिरकर 55,776 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो 289 अंकों की गिरावट के साथ ये 35,022 के स्तर पर बंद हुआ। और मार्केट में आज कहां सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, किस तरह का एक्शन था, बताने के लिए मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ओवर टू यू कुशल, बताइए मार्केट का एक्शन। जी, तो कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से जिस तरह की यहाँ पर गिरावट आती हुई नजर आई वो कहीं ना कहीं आखिरी 1-1.5 घंटे में जाके थमती हुई दिखी और थोड़ी सी रिकवरी वहाँ पर आती हुई नजर आई। इनफैक्ट निफ्टी में गिरने वाले शेयरों में मेटल पैक से सबसे ज़्यादा हिंडाल्को में गिरावट थी। करीब 5-6% का डीप कट यहाँ पर आता हुआ दिखा। फॉलोड बाई अगर आप देखें तो ऑयल एंड गैस स्पेस से खासकर जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं ONGC, यहाँ पर सबसे बड़ा दबाव आता हुआ नजर आया। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट इक्वल गिरावट रही। वहीं चढ़ने वाले शेयरों में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट सुबह से ही तेजी में रहा और 4 से 5% के गेंस यहां पर आए। साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा, सिप्ला जैसे स्टॉक्स पर भी अच्छी तेजी हमें देखने को मिली। टॉप गेनर्स में आपको सुप्रीम पेट्रो और साथ ही लिंडे इंडिया सुबह से ही शानदार तेजी दिखाता हुआ नजर आया और 10 से 12% की तेजी यहां पर थी। मिंडा कॉर्प और साथ ही पॉलीप्लेक्स भी जो है काफ़ी बेहतरीन आज के सत्र में गिरावट के बाजार में भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। गिरावट का रुझान बलरामपुर चीनी 8-9% की गिरावट थी। NMDC
आइनॉक्स लेजर पर भी आज के सत्र में दबाव बना। मेटल स्पेस से फ्रंटलाइन जो मेटल काउंटर्स है वहां पर तो दबाव था ही, फॉलोड बाय जिंदाल स्टेनलेस, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता जैसे स्टॉक्स पर भी दबाव बनता हुआ दिखा। ऑयल एंड गैस स्पेस से जितने भी कंज्यूमर गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं जिसमें MGL, IGL जैसे स्टॉक्स हैं वहां से 3 से 4% का कट हमें आता हुआ नजर आया। और IT स्पेस भी पीछे नहीं था, खासकर मिड कैप IT काउंटर्स पर दबाव रहा। इनफैक्ट ऑटो स्पेस यहाँ पर तेजी सुबह से ही बनी हुई थी, पर जैसे कि बाजार में गिरावट रही वहां से भी ये ऊपरी स्तरों से अपने गेंस थोड़े से गवाते हुए नजर आए। हालांकि हरे निशान में बंद होने में ये भी सफल होते हुए दिखे बाजार के अंत तक। अशोक लेलैंड टॉप गेनर वहां पर निकल कर आया। और अंत में जी के हिट कॉल्स की बात करें तो जमुना ऑटो पर अविनाश जी की राय सार्थक साबित होती हुई दिखी, साथ ही पॉलीप्लेक्स पर हिमांशु जी का कॉल भी कारगर साबित होता हुआ दिखा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो बाजार की जो ब्रेड थी वो वीकनेस की तरफ ही थी। अब देखना होगा कि जो मिड वीक सेशन है कल के सत्र में वो किस तरह से पैन आउट होता हुआ नजर आता है। शुक्रिया कुशल। और जरा फटाफट से रुक कर लेते हैं अमेरिकी बाजार को। वहां पर किस तरह का कारोबारी शुरुआत देखने को मिल रही है। अमेरिकी बाजारों का हाल इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर अगर आप देखें तो डाउ जोन्स तकरीबन 200 अंकों की शानदार तेजी के साथ 33,144 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। नैस्डैक आप देखिए 12,698 के स्तर पर फिलहाल कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और S&P में भी हरियाली नजर आ रही है। तो ये है अमेरिकी बाजारों का हाल और हरे निशान में फिलहाल कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। और आइए मार्केट में ये जो पूरा एक्शन है इस पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान का रुख करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने मार्केट एक्सपर्ट VK शर्मा जी। शर्मा सर बहुत बहुत स्वागत है। सर मार्केट की तेजी पर आज ब्रेक लग गया, एशियाई बाजारों में भी कमजोरी दिखी। इसके लिए क्या सर रूस यूक्रेन की विफल होती बातचीत जिम्मेदार है या मामला कुछ और है? कोरोना का भी कुछ बात सुन रहे थे हम चीन में। ये कुल मिला के जो मसौदा है वो इसमें भानुमती का कुनबा है, इसमें काफी चीजें जुड़ गई हैं। तो पहली बात ये समझ लें कि यूक्रेन और रूस का करीब करीब सब कुछ यहाँ पे डिस्काउंटेड है। वो नया जब तक कुछ और वो फैलता नहीं है तब तक उस पर कुछ नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये एक मुद्दा जरूर है कि कोरोना का फैलता हुआ साउथ कोरिया की बात हो या फिर हांगकांग की बात हो, वहाँ पे जो फैल रहा है ये थोड़ा चिंता का विषय बना रहा है। और वैसे भी चाइनीज मार्केट गिर रहे हैं और ऐसे वक्त में जो FII खासकर जो चाइना में बेचेंगे उनको अब इंडिया इन गिरे हुए भावों पे और अच्छा लगेगा। तो आपकी बात को देखते हुए कि जिस तरह से मार्केट गिरा है तो उनके लिए अट्रैक्टिव होता है। हमारे यहाँ पे पिछले दिन से मार्केट गिर रहा था, आज एक करेक्शन थोड़ा सा आया है, थोड़ा बहुत और हो सकता है, लेकिन अभी जो नीचे के लेवल बने हैं इस महीने में उनको टूटता हुआ मैं नहीं देखता। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी गिरावट किसी कारणवश आती है तो एक अपॉर्चुनिटी होगी खरीदने के लिए। और ये हम 1 महीने से कह रहा हूँ कि अगले 3 महीने के लिए अगर कोई ये रिव्यू करके देखे अपना पोर्टफोलियो तो आपको यहाँ से गेन्स बेहतर मिलेंगे। तो उस दृष्टि से गिरावट से बिल्कुल ले सकते हैं। शर्मा सर क्रूड हम देख रहे हैं लगातार गिरावट का दौर उसमें जारी और जितनी तेजी से ऊपर गया था क्रूड उतनी तेजी से ही नीचे आ रहा है। ऐसे में कल के लिए आप कुछ सेक्टोरल क्या राय दे सकते हैं सर कि कहाँ पर नजर रखनी है? मैं इस वक्त ट्रेवल मोड में हूँ तो मेरी मार्केट की न तो आज के मार्केट की स्टडी है नहीं, वैसे हाँ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से मैं जरूर जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने देखा तो मैं ये कहना चाहूंगा क्रूड के चलते हुए कि एक क्रूड के अंदर जो गिरावट आई थी वो इसलिए आई थी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हैं उन्होंने थोड़ा दिखाया था एक अपना थोड़ा साफ कि हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, लेकिन रूस और सऊदी अरब उनके अगेंस्ट में हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब अकेला UAE अकेला नहीं जाएगा और उसने भी अपने कदम नापे हैं। तो मेरे ख्याल से गिरावट जो है, जो लोग कह रहे हैं कि ये एक बियर मार्केट की शुरुआत है क्रूड के अंदर, वो हो सकती है। लेकिन यहाँ से ये कह देना कि जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं होता तब तक इसको क्रूड को राइट ऑफ करना गलत रहेगा। ऑलराइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा सर इस महत्वपूर्ण राय के लिए और हमारे दर्शकों के लिए आगे की तैयारी कराने के लिए आपका शुक्रिया। और अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 20वां दिन है और रूस के हमले यूक्रेन पर अभी भी कम नहीं हो रहे हैं। रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के
खरसोन और पर कब्जा कर लिया है। वहीं यूक्रेन ने रूस के 400 टैंक तबाह करने का दावा भी किया। एक तरफ रूस लगातार यूक्रेन के भीतर घुसता जा रहा है तो दूसरी तरफ दोनों देशों की बातचीत टेबल पर भी बैठे हुए हैं। बातचीत की टेबल पर दोनों देश बैठे हुए हैं। दोनों देशों के बीच चौथे दौर की बातचीत जारी है। लंबी खिंचती जंग के बीच रूस के सैन्य उपकरण और गोला बारूद तेजी से खत्म हो रहे हैं। अमेरिका के एक पूर्व सैनिक अधिकारी ने दावा किया है कि रूस के पास सिर्फ 10 दिन का ही गोला बारूद बचा है। वहीं यूक्रेन बनाम रूस मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत 16 मार्च को अपना फैसला सुना सकती है और 16 मार्च को ही यूक्रेन के राष्ट्रपति यूरोपियन यूनियन के बाद अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे। उधर यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन हमारे जंगल काटने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने अपने इजरायली समकक्ष याइर लापिद से बात की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने सहमति जाहिर की कि इजराइल प्रतिबंधों से बचने में रूस का सहारा नहीं बनेगा। प्रतिबंधों की बात करें तो ब्रिटेन ने रूस पर कुछ नए प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें रूस के लग्जरी उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध की हलचल के बीच नाटो ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। नाटो युद्धाभ्यास करने में जुट गया है। इस अभ्यास में 30,000 से ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन में रूस की बमबारी जारी है तो वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच वार्ता के जरिए युद्ध का समाधान निकालने की कोशिशें भी चल रही हैं। कल से दोनों देशों के बीच चौथे दौर की बातचीत जारी है। आज भी बातचीत हो रही है लेकिन समाधान की गुंजाइश अभी भी ना के बराबर है और बातचीत सफल होती इसलिए भी नहीं दिख रही क्योंकि दोनों ही देश अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब तक दोनों देशों के बीच 3 बार पहले बातचीत हो चुकी है लेकिन इस बातचीत में कोई समाधान निकल नहीं पाया और पहले दौर की जो बातचीत है वो 28 फरवरी को हुई थी। तब दोनों देशों के बीच कोई सहमति नहीं बनी लेकिन दोनों ही देश दूसरे दौर की बातचीत के लिए तैयार हुए। 3 मार्च को दूसरे दौर की बातचीत हुई लेकिन इससे भी कोई ठोस फैसला नहीं हुआ। 7 मार्च को तीसरे दौर की बातचीत। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब ने सकारात्मक संकेत दिए। उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए विवाद सुलझाना चाहते हैं। पुतिन ने दावा किया कि दोनों देशों के बीच लगभग हर दिन बातचीत हो रही है। कुछ सकारात्मक संकेत भी दिख रहे हैं। इसके बावजूद अभी भी दोनों देश बातचीत के टेबल पर ही बैठे हैं। नतीजा कोई नहीं निकला। अब सवाल यह है कि जब बातचीत चल रही है तो फिर समाधान निकलने में दिक्कत क्या है? जब एक दूसरे की मंशाएं, एक दूसरे की डिमांड्स, एक दूसरे की मनोदशा पता है तो फिर आखिर बात कहां पर अटकी हुई है? दोनों देश कह चुके हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं और समाधान चाहते हैं। अब बातचीत हो भी रही है तो इसीलिए आज का हमने जो टॉपिक रखा था और आपने गौर किया होगा जो हमारा जो नाम था आज का कि बातचीत भी जारी तो फिर क्यों बमबारी। ये है आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल। सब लोग इसी बात से हतप्रभ हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में अगर बातचीत हो रही है तो फिर समाधान क्यों नहीं निकल रहा? सिर्फ बमबारी की खबरें क्यों नजर आ रही हैं? बमबारी की जो खबरें हैं वही सामने क्यों आती हैं? अब बातचीत जारी फिर क्यों बमबारी? उसके पीछे एक सबसे इंपॉर्टेंट वजह जो है वो आपको बताते हैं। रूस की जो शर्तें हैं, सबसे टेढ़ी शर्तें रूस ने रखी हुई हैं और यही कहा जा रहा है कि ऐसी शर्तें हैं जिनको यूक्रेन अब रातों रात मानने को तो तैयार होगा नहीं। क्या हैं वो शर्तें? संविधान बदलकर खुद को गुटनिरपेक्ष घोषित करे, यानी कि बात सिर्फ कह देने से नहीं होगा। बाकायदा आप यूक्रेनियन संविधान में संशोधन कीजिए और इसको कानूनी जामा, एक तरह से संवैधानिक जामा पहनाइए कि हम नाटो में नहीं जाएंगे। रूस की एक और शर्त, यूक्रेन किसी सैन्य ब्लॉक का हिस्सा ना बने। अब देखिए, गाए बगाए ज़ेलेंस्की साहब ये कहते रहते हैं कि हमने नाटो में जाने की बात छोड़ दी है, लेकिन रूस को ये हवाई बातें मंजूर नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि विश्वास नहीं है। वो कहते हैं कि आप संविधान लाइए और ठोस हमें यह आश्वासन दीजिए कि आप नहीं जाएंगे। इसके अलावा क्रीमिया को रूस का हिस्सा माने, यानी कि एक तरह से जो इंटरनेशनल मान्यता है वो मिले, और उस इंटरनेशनल मान्यता में यूक्रेन भी इस मान्यता को इसको मान्यता दे। ये है रूस की एक और इम्पॉर्टेंट शर्त। क्रीमिया जो कि एनेक्स कर दिया गया था 2014 में यूक्रेन से, दक्षिणी हिस्सा यूक्रेन का। इसके अलावा लुहांस्क और दोनेस्क और लुहांस्क जो हैं, इनको स्वतंत्र राज्य मानना ही होगा। हमने आपको शुरुआत में भी बताया था कि किस तरह से पश्चिमी बॉर्डर पर यूक्रेन के ये पूरा दोनबास का इलाका है, और वहाँ के दोनेस्क और लुहांस्क का जो इलाका है, दो अलग अलग संप्रभु राष्ट्र का दर्जा रूस ने उसे दिया है। अब रूस ये चाहता है कि यही बात यूक्रेन भी माने। तो ये है
बड़ी बड़ी शर्तें रूस की, जिनको मानने को बाध्य किया जा रहा है यूक्रेन को, लेकिन यूक्रेन मान नहीं रहा है और यही अटकी हुई है बात। अब जरा यूक्रेन की शर्तें भी देख लीजिए। एक तरफ शर्तें तो है नहीं, शर्तें यूक्रेन की तरफ से क्या है? तुरंत तत्काल युद्ध विराम करे रूस। अब रूस तो युद्ध विराम तब करेगा जब रूस की कोई शर्तें माने, तो इसीलिए बात अटकी हुई है। रूस कहता है कि पहले मेरी शर्त मानो, यूक्रेन कहता है पहले मेरी शर्त मानो, तो इसीलिए ये सब आंख बिचौली का खेल चल रहा है। एक और शर्त जो यूक्रेन की है कि यूक्रेन से आप बाहर निकल जाइए, आप बिल्कुल यूक्रेन का चप्पा चप्पे पे जो रूसी सैनिक हैं और रूसी समर्थक हैं वो आप छोड़ दीजिए। अब रूस स्वाभाविक रूप से फिर से यही कहेगा कि भैया पहले हमारी बात मानो, उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। तो ये है यूक्रेन की शर्तें। एक और जो शर्त है यूक्रेन की वो है पुतिन के साथ सीधी बातचीत हो। पुतिन जो है वो अपने प्रतिनिधियों को भेज रहे हैं। पुतिन कभी नहीं चाहेंगे कि इस पूरे मामले में उनकी सीधी बात हो, थोड़ा सा उनका ईगो भी है। शायद इस बात को रूस मानने को तैयार नहीं होगा। तो ये हैं यूक्रेन की शर्तें जो, और इस वक्त हमारे साथ सुदीप देवरे साहब जुड़ चुके हैं जो कि यूक्रेन में भारत के पहले राजदूत रहे हैं, बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवरे सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला। मेरे दर्शकों का भी और मेरा भी सर सीधा सीधा सवाल यही है, जो आज हम बातचीत चल रही है, दोनों देश बातचीत भी कर रहे हैं लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा। जब बातचीत जारी है तो फिर बमबारी क्यों जारी है? सबसे पहले यही सवाल सर। नहीं, आपने बिल्कुल सही इसका टाइटल दिया है, जब बातचीत जारी है तो बमबारी क्यों। खैर, आज 20वां दिन है, दोनों में लड़ाई चल रही है और दोनों की शर्तें आपने तो बिल्कुल सही तरह से सामने अभी रखी है। शर्तें बहुत टेढ़ी हैं, बहुत मुश्किल है, और जब लड़ाई इतने दिन चलती है तो आपने जैसे जिक्र किया, दोनों तरफ के ईगोज हैं वो तो काफ़ी ऊंचे हैं और दोनों अपने पोजीशन से इतना तुरंत तो हटेंगे नहीं, इसलिए उसमें तो वक्त लगेगा ही। मगर एक अच्छी बात है कि दोनों में अभी वार्तालाप हो रहा है और ये चौथा राउंड है। कल जब वार्तालाप हुआ था तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी कहा था कि उनके डेलीगेशन ने अच्छा काम किया है और ये आज आगे बढ़ना चाहिए। 3-4 दिन पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने भी यही कहा था, एक सकारात्मक उसका एक भूमिका ली थी इस वार्ता के बारे में। मुझे लगता है कि जैसे युद्ध विराम एक बात हो सकती है, मगर विड्रॉल जो है रशियन लोग आर्मी का, वो इतना जल्दी होना असंभव है, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी आर्मी लाके इस यूक्रेन पर इतना अभी हल्ला किया है, काफ़ी जगह पे अभी कब्जा किया है, तो वो विड्रॉल की शर्त जो है वो इतने जल्दी मानना मुश्किल है रशिया। जहाँ तक दूसरी जो शर्तें हैं, जैसे एक तो संविधान में बदल होना चाहिए और नाटो की जो सदस्यत्व है, यूक्रेन उसके लिए काफ़ी सालों से कोशिश कर रहा है, वो उनको खारिज करना चाहिए। ये शर्तें मेरे ख्याल से ऐसी हैं, इसी पे कुछ ना कुछ आगे प्रगति हो सकती है, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी बीच में 2-3 बार कहा है कि नेटो का मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। नेटो ने नो फ्लाई जोन भी हमारा मान नहीं लिया। वो जो हवाई जहाज़ बाद में पोलैंड से यूक्रेन को मिलने वाले थे, उस पर अमेरिका ने ना कर दिया, वो भी नहीं मिले हैं। तो नाटो खैर उनको आर्म्स आजकल काफ़ी दे रही हैं। उनके बगल के जो देश है यूक्रेन के, वहाँ नेटो की काफ़ी फोर्सेस आके आजकल एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। मगर नेटो और अमेरिकन ट्रूप्स ये यूक्रेन की ज़मीन पे आना असंभव है। अच्छा। क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि लड़ाई का स्वरूप बदल जाए और लड़ाई कोई तीसरा महायुद्ध हो जाए। तो यूक्रेन ये भी जानते हैं कि इसकी सब लड़ाई जो है ये यूक्रेन को करनी पड़ेगी और यूक्रेन में जो उसका जबरदस्त विनाश हो रहा है, हाँ। वो देख नहीं पा रहे हैं अभी उनके लोग। वहाँ के करीब 3 मिलियन रेफ्यूजीज यूक्रेन के अभी वहाँ से चले गए हैं। बिल्कुल सर, तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी त्रासदी है सुधीर सर। लेकिन सुधीर सर, बार बार ये भी कहा जा रहा है कि
रूस अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या वाकई में इतना बड़ा आर्म सप्लायर देश, ताकत कहा जाता है, दुनिया की एक धुरी कहा जाता है, उसकी ये स्थिति आ गई है कि 20 दिन युद्ध के हुए नहीं और आयुध उसका जो भंडार है वो खत्म होने को है, सैनिक कम पड़ रहे हैं। कभी खबर आती है कि चीन से सैन्य मदद मांगी है। क्या इतनी जल्दी सर ये सब हो गया या ये मैनिपुलेशंस है मीडिया में सिर्फ? नहीं, मुझे लगता है कि खैर रूस की जो अपेक्षा थी कि कुछ दिनों में ये सब मामला खत्म हो जाएगा, वो उसका तो भंग हो गया है। वो तो यूक्रेन ने जो जिस किस्म का रेजिस्टेंस दिखाया है, उसका तो जरूर लड़ाई पर असर हो गया है। और रूस की जो एक्सपेक्टेशन थी, मुझे लगता है वो तो सफल नहीं हुई है। मगर रूस के पास बहुत बड़ा अभी सब सामान है, उनकी सेना बहुत बड़ी है, उन्होंने एयर पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, पर पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं। नहीं किया। तो जो लंबित समय तक जब तक लड़ाई अगर होगी तो रूस जीतेगा, उसमें कोई खास ऐसी सरप्राइज की बात नहीं है। मगर इसमें नुकसान हो रहा है डे टू डे, रशिया का भी नुकसान हो रहा है। रशिया पर जो सैंक्शन आ रहे हैं, रशिया की जो रेपुटेशन है, और रशिया जो चाहता था इसमें कि अपने को सिक्योरिटी मिलेगी, इसमें वो भी तो नहीं मिली है। अब इसमें सिक्योरिटी और क्या है? रशिया की जो डिमांड्स थी उसमें ऐसा कोई खास किसी ने उनको कंसेशन दिया नहीं है। तो इसीलिए रूस जीतेगा, मगर रूस उसी में काफी हार भी चुका है। ऐसा मेरा अपना विचार है कि रूस ने उसमें कुछ ज्यादा कमाया नहीं है। तो अगर यूक्रेन अगर न्यूट्रलिटी अगर मान जाएगा, संविधान में हो बात, संविधान की बात हो सकती है बाद में, मगर अभी किसी हालत में यूक्रेन ने एक प्रकार का नॉन अलाइंड स्टेटस कहिए, न्यूट्रलिटी कहिए। जैसे यूरोप में 4-5 देश हैं, फिनलैंड है, स्वीडन है, ऑस्ट्रिया है, साइप्रस है, ये देश न्यूट्रल है। खासकर उनको तो कहा जाता है फिनलैंडाइजेशन कहा जाता है, यानी देश तो असल में आजकल काफी प्रो वेस्टर्न है। वहाँ वेस्ट यूरोप की तरह वहाँ लोकतंत्र है, उनके इकोनॉमी फ्री है, देश काफी इंडिपेंडेंट है और वैसे भी न्यूट्रल है। तो इस किस्म का अगर यूक्रेन मान जाए, तुरंत तो नहीं मानेंगे, मगर मेरे ख्याल से धीरे धीरे इसी मैं आई एम सॉरी सर, मैं आपको टोक रहा हूं, बट मैं यही आपसे समझना चाह रहा था कि यूक्रेन की स्थिति अब क्या लग रही है आपको? ज़ेलेंस्की साहब के तेवर कहें आप, उनके जेस्चर्स कहें, उनको देखकर क्या लग रहा है? क्योंकि नेटो से वो खफा पहले ही हो चुके हैं, ईयू में जाने की इनकी ख्वाहिश थी, ईयू भी कह चुका है कि भाई बहुत लंबा प्रोसेस है, रातों रात आपको ऐसे नहीं ले सकते। तो क्या अंततोगत्वा ज़ेलेंस्की को ही, यूक्रेन को ही घुटनों पर आना होगा, झुकना होगा, तभी यही होगी परिणति युद्ध की? मुझे लगता है कि परिणति तो चाहते हैं, यूक्रेन जरूर चाहते हैं, क्योंकि इस किस्म की लड़ाई वो कितने सहन कर सकते हैं, कितने दिन और कह सकते हैं। तो क्योंकि उनके पास ना रिसोर्सेज है, ना आदमी ज्यादा बड़ी है, और सिविलियन कितने लड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि वो दूसरी जो 2-3 शर्तें जो हैं, जैसे क्रीमिया की है, डोनेट्स्क और लुगान्स्क की है, इस पर आज डी फैक्टो सिचुएशन ऐसी है कि वो रशिया के पास ही है। क्राइमिया तो है ही 2014 से, और डोनेट्स्क और लुगान्स्क के भी रशिया का काफी इन्फ्लुएंस है, बहुत वहाँ उनके सपोर्टर्स हैं। तो वो मेरे ख्याल से अगर यूक्रेन उसी पे कुछ ना कुछ कंसेशन दे दें और न्यूट्रलिटी, यानी फॉर्मली नहीं मानेंगे और रशिया के साथ निगोशिएशन कर देंगे उस पर, और ये जो न्यूट्रल स्टेटस जो है वो अगर मान लेंगे, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका खास पर, तुरंत यूक्रेन को न्यूट्रल बनाने को राजी नहीं होंगी। मगर यूक्रेन अगर आप देख रहे हैं कि इसके अलावा और कोई बड़ा चारा नहीं है और इसमें उनका ज़्यादा नुकसान लॉन्ग टर्म भी नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नेगोशिएशन हो सकता है। अब क्या एग्जैक्टली डिस्कस हो रहा है, कल की न्यूज़ में तो कुछ आया नहीं है, और आज शाम तक अभी वहाँ शायद निगोशिएशन चलते होंगे, आज अभी दिन है। तो इस पर अगर कुछ आगे बढ़ेगी बात, तो मेरे ख्याल से कुछ
अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ एग्रीमेंट हो सकता है। बिल्कुल। क्योंकि दोनों को इसकी बहुत बड़ी क्षति और नुकसान हो रहा है। रशिया बिल्कुल को आर्थिक दृष्टि से चीन पर वो ज़्यादा निर्भर होना नहीं चाहेंगे। उनकी भी बदनामी काफ़ी हो रही है दुनिया में। और यूक्रेन को तो इतने हज़ारों लोग रोज़ मर रहे हैं, आई मीन मर रहे हैं, इंज्योर हो रहे हैं। बिल्कुल। इतनी एब्सोल्युटली सर। संख्या में और आपने बिल्कुल सही कहा कि युद्ध का खामियाजा दोनों पक्ष भुगत रहे हैं और अपरोक्ष रूप से दुनिया भी भुगत रही है। हम देख रहे हैं कि किस तरह का डिसरप्शन आया, सप्लाई चेन पूरी तरह से बिगड़ी हुई है, मार्केट किस तरह से एक तरह से कोलैप्स कहेंगे शुरुआती दौर में, और वहां से जो भी खबरें आती हैं वो सीधा रिफ्लेक्ट करती है मार्केट पर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस और यूक्रेन ही इस युद्ध का खामियाजा भुगत रहे हैं, पूरी दुनिया परोक्ष अपरोक्ष रूप से इसका खामियाजा भुगत रही है। और सबकी फिलहाल कामना यही है कि आगे की राह शांति से जुड़ी हुई हो, राहें आगे शांत रहें, दोनों देश जल्द से जल्द नेगोशिएट करें और युद्ध खत्म हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस की ओर से आपका। और इस बीच यूक्रेन पर रूस के हमले का रूस समेत दुनिया के तमाम देशों में विरोध हो रहा है। रूस के एक न्यूज चैनल में लाइव बुलेटिन के दौरान नारेबाजी हो गई। रूस के हमले के विरोध में लाइव बुलेटिन के दौरान एक महिला न्यूज चैनल के स्टूडियो में घुस आई और नो वॉर के पोस्टर लेकर एंकर के पीछे खड़ी हो गई। प्रदर्शनकारी महिला ने यूक्रेन में युद्ध का विरोध करते हुए नारेबाजी भी की। महिला की नारेबाजी के दौरान एंकर ने अपना बुलेटिन पढ़ना जारी रखा। आप देख सकते हैं कि रूसी न्यूज चैनल के स्टूडियो में एंकर बुलेटिन पढ़ रही हैं, अपना पढ़ना उन्होंने जारी रखा हुआ है और बीच में ये महिला प्रदर्शनकारी पोस्टर के साथ यूक्रेन के युद्ध में विरोध में नारेबाजी कर रही हैं। तो इस तरह के विरोध के स्वर रूस में उठ रहे हैं और ये पहला ऐसा कोई वाकया नहीं है, ऐसा कोई इंसिडेंट्स नहीं है जब रूस के भीतर ही युद्ध के खिलाफ आवाज़ें ना उठ रही हों। वहाँ पर कई लोगों की गिरफ्तारी की भी खबर है, हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया गया और रह रहकर रूस के भीतर भी इस तरह की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच यूक्रेन के 27 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं और कई लोग पोलैंड यूक्रेन के बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मजबूरी से लाचार हैं, जो ना खुद चलकर कहीं जा सकते हैं, ना रूसी हमले से खुद को बचा सकते हैं। बस बेबसी भरी नजरों से एक दूसरे को मदद की गुहार के लिए टकटकी लगाए देख रहे हैं। ये युद्ध तो कुछ दिनों में शायद खत्म हो जाए, लेकिन उस दर्द का क्या होगा जो इस युद्ध से यूक्रेन और दुनिया के लोगों को मिला है? वो तबाही कब खत्म होगी जो इस युद्ध से आई है? शायद इस दर्द और तबाही को खत्म होने में कई दशक लग जाएंगे। सरहदों की जंग में उजड़ी जिंदगी, जिद ने उजाड़े कई आशियाने, रातों रात मातम में बदली खुशियां। रूस की आग बरसाती मिसाइलें और बमबारी यूक्रेन के शहरों को खंडहर बनाती जा रही है। लेकिन हमले के बाद भी इन शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनका क्या, वो कहां और किस हाल में हैं? आज आपको उन्हीं की तस्वीरें दिखाएंगे। इन आंसुओं को देखिए, इनमें अथाह दर्द है। इन आंसुओं में परिवार की जुदाई है। इन आंसुओं में परिवार में जन्मे नन्हे बच्चे को खोने का गम है, तन्हाई की कसक है। ये आंसू बताते हैं कि जंग में बस सरहदों को जीता जा सकता है, दिलों को नहीं। ये तस्वीरें हैं यूक्रेन के शहर मारियापोल की, जहां रूस की मिसाइलों ने एक अस्पताल को अपना निशाना बनाया। और उन्हीं में से एक ये गर्भवती महिला है, जिसे बमबारी के बाद इलाज के लिए दूसरे अस्पताल ले जाया जा रहा है। महिला को मारियापोल में ही पास के दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां फिर उसका इलाज शुरू हुआ। कुछ घंटों के बाद महिला ने एक नवजात शिशु को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद परिवार में खुशियों का माहौल था, पर देखते ही देखते ये सारी खुशियां मातम में बदल गईं। पहले बच्चे की मौत हुई और फिर मां भी इस दुनिया से चली गई। रूसी हमले की वजह से महिला को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा। इस वजह से उसकी देखरेख ठीक से नहीं हो सकी, जिसकी वजह से मां और बच्चे की जान चली गई। इस परिवार की खुशियों को ग्रहण लग गया।
तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के लोग रूसी सैनिकों को अपने शहर में घुसने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ओडेसा शहर के नागरिकों ने 4 लाख बोरियों में रेत भरकर शहर की किलाबंदी कर दी है ताकि पुतिन के लड़ाके शहर में तबाही न मचा सकें। करीब 2 महीने से जारी हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने स्कूल और कॉलेज में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट में उडुपी की लड़कियों ने याचिका दायर कर स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि छात्र स्कूल ड्रेस पहनने से इनकार नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में हिजाब जरूरी नहीं है। कोर्ट ने स्कूलों को यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार दिया है। हाईकोर्ट का फैसला आते ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो इस फैसले से सहमत नहीं है, तो वहीं महबूबा मुफ्ती ने इस फैसले को निराश करने वाला बताया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अंसारी ने कहा कि हिजाब को लेकर जो हंगामा था वो शुद्ध रूप से मुस्लिम लड़कियों को फॉर्मल एजुकेशन से काटने की कोशिश थी। देखिए, हिजाब को लेकर जो हारा हंगामा था वो शुद्ध रूप से साजिशों और षड्यंत्रों से भरा हुआ था। हिजाब को लेकर के जो हॉरर हंगामा था वो किस तरह से मुस्लिम लड़कियों को फॉर्मल एजुकेशन से बाहर किया जाए और उनको तालिबानी सोच के साथ उस जगह झोंक दिया जाए जहां पर कि फॉर्मल एजुकेशन ना मिल पाए। देखिए, कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं और हम अपनी अदलिया पे शक नहीं कर सकते हैं, मगर हिजाब हमारे यहाँ धर्म का हिस्सा है और हमारे यहाँ इस्लाम मज़हब में हिजाब है, पर्दा है और इस्लाम मज़हब में हमारे लिए आइडियल रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं और उन्हीं ने हमें बताया है हिजाब उनकी ज़िंदगी और उनकी सीरत हमारे लिए हुज्जत है। लिहाजा मज़हब ने, धर्म ने, हमारे मज़हब इस्लाम ने हिजाब को हमारे कंपलसरी बताया है। लिहाजा हमारे यहाँ हिजाब धर्म का हिस्सा है। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव जी। और आशुतोष जी के पास जाने के साथ साथ दर्शकों के लिए हम 3 बातें जरा बहुत क्लियर कर दें। आज बेसिकली 3 बातें, 3 सवालों का जवाब कोर्ट ने क्या दिया है। पहला सवाल ये था कि क्या इस्लाम के तहत हिजाब पहनना एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा है, तो कोर्ट का जवाब क्या था, मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम में ज़रूरी धार्मिक रिवाज नहीं है। ये पहली बात थी, इसको आप समझें। दूसरा सवाल था कि क्या इसे भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ें, निजता के अधिकार के तहत हिजाब पहनना इस्लाम के तहत क्या आवश्यक धार्मिक प्रथा है। तो देखिए, कोर्ट ने जवाब ये दिया कि स्कूल यूनिफॉर्म तय करने पर स्टूडेंट्स आपत्ति नहीं जाहिर कर सकते। स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन केवल एक उचित प्रतिबंध है। तो ये दूसरा सवाल था। और तीसरा सवाल तो था कि भाई क्या जो जियो जारी किया गया था 5 फरवरी को, आपको याद होगा पूरे बवाल जिस जियो पर हुआ, वो क्या मनमाना था, बिना दिमाग लगाए जारी कर दिया गया। तो अदालत ने कहा कि सरकार के पास आदेश जारी करने की शक्ति है और उन्हीं शक्तियों के तहत आदेश ये जारी किया गया। तो इस तरह से हाईकोर्ट ने एक तरह से अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। अब मैं ज़रा आशुतोष के पास आना चाहूँगा और अब आशुतोष से ये समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए, अब पब्लिक डिस्कोर्स में आशुतोष इस पर बहस मुबाहिसें बड़ी हो रही हैं, इस पर राजनीति बड़ी शुरू हो गई है, जो स्वाभाविक भी है और एक्सपेक्टेड भी था। लेकिन अब आगे कानूनी रूप से क्या होगा, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के पास अब सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन बचा हुआ है। इससे पहले हमने देखा कि अनिवार्य हिस्सा है या नहीं है हिजाब पहनना। पूर्ववर्ती जो फैसले आए हैं कोर्ट्स के, वो कई तरह के हैं, भिन्न भिन्न हैं। तो अब आगे क्या होगा आशुतोष? देखिए, ये जो कोर्ट का फैसला आज आया है, ये ऐसा नहीं कि एक दिन में आया है। इसके ऊपर बहुत हियरिंग्स हुई हैं, हर एक पक्ष, दोनों पक्षों को सुना गया, दोनों को पूरी अपॉर्चुनिटी दी गई। हर एक जो एक्ट्स इससे रिलेटेड हैं, या आर्टिकल है या कॉन्स्टिट्यूशन है या कर्नाटका एजुकेशन एक्ट है या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट है 1937 का, इन सब के ऊपर डिटेल में चर्चा हुआ है। और सारे चर्चा को देखते हुए, आर्गुमेंट्स को देखते हुए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को रखते हुए एक फेयर वे में कोर्ट एक फैसले तक पहुंचा। और कोर्ट ने इसमें काफी समय लगाते हुए, देखिए पहले ये सिंगल बेंच में मामला था, बाद में इसको जो है 3 जजेस के बेंच में, चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामला था, इसमें लॉ पॉइंट इन्वॉल्व था,
इन सब को देखते हुए जो है 3 जजेस के बेंच में गया और तीनों जजेस ने इसके ऊपर जो है हर तरीके से हियरिंग करी। तो मुझे लगता है कि एक सोच समझकर इसको फैसले को सुनाया गया है। अब देखिए पूरा मामला जो था बेसिकली आर्टिकल 25 को लेकर के था, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, जो कहता है कि कोई भी जो इंडियन सिटीजन है वो किसी भी मजहब को, किसी भी रिलीजन को जो है प्रोपागेट कर सकता है, फॉलो कर सकता है और वो उसको मान सकता है, उसको फॉलो कर सकता है अपने तरीके से। लेकिन उसी आर्टिकल 25 में कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर अगर होगा, जहां पब्लिक ऑर्डर का मामला होगा तो पब्लिक ऑर्डर को जो है ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा, या सेफ्टी लोगों की या हेल्थ को लेकर के या मतलब इस तरह से, या इक्वालिटी को अगर हम ले लें तो इक्वालिटी को अलग से एक आर्टिकल 14 है हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो इक्वालिटी को मेंटेन करना भी जरूरी है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए, और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ये रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 25 में भी। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंटली बोला। इस बीच आज एक और दिलचस्प जो बहस हो रही थी, मैं जब पढ़ रहा था इस बारे में, तो आशुतोष क्या आगे इस सवाल पर बहस की गुंजाइश बचती है? मैं बस आगे का कोर्स पूछ रहा हूं सिर्फ। बीच में केस की सुनवाई के दौरान ये बात उठी कि साहब संविधान के आर्टिकल 30 भी है और उसके तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को अपने नियम तय करने के अधिकार हैं, और जो कहा जा रहा था कि जो मिशनरी स्कूल हैं उसके नियम भी आते हैं और हिजाब जैसी चीजों की अनुमति नहीं देते। अब कुल मिला के बात यह है कि इस तरह के आदेश आखिर राज्य सरकार कैसे जारी कर सकती है जब आर्टिकल 30 है? नहीं, देखिए राज्य सरकारों को अपने पावर्स दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स दिए गए हैं, और राज्य सरकार अपने कानून बना सकती है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड क्यों ना हो। हाँ, ये बात जरूर है कि राज्य सरकार जब कोई भी कानून बनाए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कहीं से ना करे, इस बात का उनको ध्यान रखना है। और जैसे कि मैंने बताया, अभी कर्नाटका स्टेट की बात करें तो वहां पे भी एक कानून है जिसको कर्नाटका एजुकेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है, और उसमें एक प्रोविजन है सेक्शन 133 सबसेक्शन 2, जो ये कहता है कि जो है गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है, ऑर्डर जारी कर सकती है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने तरीके से यूनिफॉर्म जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनका वो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, एक कोड को मेंटेन करने के लिए, एक डिसिप्लिन, एक डेकोरम को मेंटेन करने के लिए वो इसको जारी कर सकते हैं, और उसी तरीके से इसको जारी किया गया। हालांकि कोर्ट ने मौका दिया कि आप ये इस बात को साबित कीजिए, पिटिशनर्स को मौका दिया गया कि आप इस बात को साबित कीजिए कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का एक पार्ट है जो हिजाब है। अब उसके अंदर देखिए, जो मुस्लिम लॉ अगर हम बात करें तो वो रेगुलेट होता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 में बना था, उससे वो रेगुलेट होता है। तो उसके अंदर मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात प्रूव नहीं हो पाई कोर्ट के अंदर जो ये बता सके कि जो है हिजाब एक मैंडेटरी या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। मैं तो बहुत सारे चैनल्स पे भी देखा कि बहुत सारे लोग आए थे, उन्होंने डिबेट भी किया, उसमें कुछ महिलाएं भी थी जिन्होंने कहा कि हम ये एक्चुअली एसेंशियल, इसको माना जा सकता है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, हालांकि मैं या हमारा परिवार इसको नहीं फॉलो करता है। तो अगर ऐसी कोई बात है तो इसका मतलब है कि वो एसेंशियल का मतलब एसेंशियल होता है, तब तो हर एक पर्सन उसको फॉलो करेगा अगर इस तरह से कोई प्रेस्क्राइब्ड बात है किसी कानून के अंदर। तो मुझे लगता है इस एस्पेक्ट को भी रखा गया, इस पे सोचा गया, इस पे विचार किया। और जैसा आपने कहा लेकिन कि एकदम से नतीजे पर पहुंची हो अदालत, ऐसा नहीं है, पूरा इसमें समय लिया गया। लेकिन अब मैं एक कानूनी जानकार होने के नाते आशुतोष, एक आम आदमी का सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, अब आगे क्या होगा? खास तौर से पिटिशनर के पास अब क्या अधिकार हैं आगे जाने के, और पक्ष विपक्ष इसमें अलग चीज है, लेकिन कानूनी रास्ता अब आगे क्या होगा, और इस पर विराम कब लगेगा अंततोगत्वा? जी देखिए, अगर कोई ऐसी बात लगती है इस पर्टिकुलर जजमेंट में कि जहां पे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स था जो प्रोड्यूस नहीं किया जा सका उस वक्त, या अवेलेबल नहीं था, मतलब कि कोई अपरेंट एरर ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड अगर कोर्ट से हुआ है, कि अगर उन्होंने कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स को लगाए थे या एक्ट लगाया था जो कि कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड था, या कोई ऐसा न्यू डिस्कवरी ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट हुआ है इस बीच में, तो वो एक रिव्यू पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में ही, और या नहीं तो वो सिंपली इस ऑर्डर को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जो है चैलेंज कर सकते हैं, वो स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर सकते हैं SLP।
अब इसको कोर्ट देखेगा, सुप्रीम कोर्ट की इसमें कोई एरर हुआ है नहीं हुआ है। अगर कोर्ट को लगता है कि सच में कोई एरर है या इसके ऊपर फर्दर चर्चा होनी चाहिए, आर्गुमेंट होना चाहिए या इस पे बहस होनी चाहिए, तो हो सकता है कि कोर्ट नोटिस इशू कर सकता है, कोर्ट उसको एडमिट कर सकता है। और नोटिस अगर इशू करता है तो ही उस केस में इस पे जो है फर्दर सुनवाई होगी। और ये भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या ये जो कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला है, क्या उस पर कोई स्टे लगाता है या कुछ ऐसी बात होती है, या सुप्रीम कोर्ट सिंपली ये कहता है कि ठीक है हम इसको सुनने के लिए तैयार हैं, हम इसको सुनेंगे। या ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि इसमें कोई एरर नहीं हुआ है, कोई गलती नहीं हुई है, कोई छोटी सी भी बारीक गलती पिटिशनर बता नहीं पा रहा है, तो उस केस में कोर्ट उसको सुनने से मना भी कर सकता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ऑलराइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष। बहुत आसान भाषा में आपने कानूनी पेचीदगियां और आगे की राह क्या होगी, हम जानते हैं कि इस पर बहुत राजनीति हो रही है, बहस हो रही है, लेकिन काम की बात आपने बताई कि आगे क्या होगा और बड़ी आसान भाषा में बताई। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक बड़ा इनलाइटन हुए होंगे आपकी इन बातों से। थैंक यू सो मच आशुतोष। थैंक यू, धन्यवाद। और ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसके लिए हमने सरकार से ही उनका पक्ष जाना। सरकार का कहना है कि समय समय पर एक्शन लिए जा रहे हैं। हाल ही में भ्रामक विज्ञापनों पर सरकार ने रोक लगाई है, इसके साथ ही जुर्माना भी लगाई है। आइए जानते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे पर सरकार के तमाम मंत्रियों का खुद सरकार का क्या कहना है। टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट आता था, वर्ल्ड्स नंबर 1 टूथपेस्ट। किसने सर्टिफाई किया वर्ल्ड नंबर 1 टूथपेस्ट? हमने एक कानून बनाया है मेडिकल एसोसिएशन के साथ मिलके कि डॉक्टर्स एडवर्टाइजमेंट को समर्थन या एडवर्टाइजमेंट को वैलिडेट नहीं करेंगे, क्योंकि साधारणतः मिसलीड हो जाता है। कंज्यूमर सोचते में कि अगर डॉक्टर कह रहे तो सही होगा, और कई बार तो ये कॉस्मेटिक्स और ऐसे सब प्रोडक्ट्स होते हैं। ई फाइलिंग, आपको कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको वकील करने की आवश्यकता नहीं है। जो सुनवाई है उसको भी ई माध्यम से फैसिलिटेट करेंगे, ताकि ग्राहक को बिना परेशानी, बिना जैसे कहते हैं ना, बिना कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाए उसको न्याय मिल सके। जो गलत विज्ञापन निकाल करके लोग अपने आप को प्रसारित करते हैं, लोगों को ठगने का काम करते हैं, हम लोगों ने उस पर नोटिस भी जारी किया है और कई लोगों को, कंपनियों को अपना विज्ञापन वापस लेना पड़ा, और यहाँ तक कि कई एक्ट हैं जिसमें दंड का प्रावधान भी है। कुछ लोगों को हाल में भी दंडित किया गया। सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे चैनल्स पर कई लोग एक्सपर्ट बनकर स्टॉक टिप्स देने लगे हैं, और इन टिप्स के मुताबिक कई लोग शेयर बाजार में खरीदारी भी करते हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया शिकंजा कसने जा रही है। और खास बात यह है कि सेबी के इस प्लान में केंद्र सरकार भी उसका साथ देगी। इस मामले में सेबी जल्द ही कंसल्टेशन पेपर ला सकती है। बता दें कि हाल ही में सेबी ने जी बिजनेस की मुहिम के चलते कुछ टेलीग्राम चैनल्स पर सख्ती दिखाई थी और उन पर शिकंजा भी कसा था। पीएम नरेंद्र मोदी ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर चर्चा करते हुए कहा कि कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनती रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसी फिल्में सच को सामने लेकर आती हैं। पीएम ने कहा कि एक लंबे समय तक जिस सच को छुपाने की कोशिश की गई उसे सामने लाया जा रहा है। जो लोग सच छुपाने की कोशिश करते थे वो आज इसका विरोध कर रहे हैं। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म को डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है, आपने देखा होगा, एक पूरी इकोसिस्टम। लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई। 4 राज्यों में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई है। सूत्रों का मानना है कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर सांसदों के बच्चों को टिकट ना देना पाप है तो मैंने ये पाप किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि वो आकलन करें कि चुनावों में बीजेपी को कुछ सीटों पर हार का सामना क्यों करना पड़ा।
पाकिस्तान पर गलती से दागी गई मिसाइल के मामले में आज सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि तकनीकी खराबी की वजह से मिसाइल फायर हो गई और नियमित रखरखाव के दौरान यह हादसा हुआ, लेकिन भारत सरकार ने इस घटना को गंभीरतापूर्वक लिया है। मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस गरिमामयी सदन को 9 मार्च 2022 को हुई एक घटना से अवगत कराना चाहता हूं। यह घटना इंस्पेक्शन के दौरान अनजाने में हुई मिसाइल की रिलीज से संबंधित है। मिसाइल यूनिट के रूटीन मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के दौरान शाम को लगभग 7 बजे दुर्घटनावश एक मिसाइल रिलीज हो गई। बाद में ज्ञात हुआ कि यह मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर गिरी। यह घटना खेदजनक है, परंतु यह राहत की बात है कि इस दुर्घटना से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सभापति महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि सरकार ने इस घटना को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है और इसके लिए एक औपचारिक उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने आज अपनी न्यू प्रीमियम हैचबैक कार से पर्दा उठा दिया है। इस कार का नाम 2022 टोयोटा ग्लैंजा है। ये एक प्रीमियम सेगमेंट की हैचबैक कार है। कार की शुरुआती कीमत 6,39,000 रुपए है। कार की वी वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की कीमत 9,69,000 रुपए है। कंपनी ने इसे आकर्षक और कई लेटेस्ट फीचर्स के साथ पेश किया है। टोयोटा की इस कार का मुकाबला मारुति सुजुकी बलिनो और टाटा अल्ट्रोज के साथ होगा। कुछ स्पोर्ट्स खबरें। ऑस्ट्रेलिया की स्टार हरफनमौला क्रिकेटर एलिसे पेरी ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम का मजबूत बल्लेबाजी क्रम उनकी टीम के लिए बड़ी चुनौती है। खासकर स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर जैसे खतरनाक बल्लेबाजों को वो महिला बिग बैश लीग में देख ही चुकी हैं। फिलहाल महिला वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अभी तक अपने 4 मैच जीत लिए हैं। मेग लानिंग की कप्तानी वाली टीम का सामना अब पिछली उपविजेता भारतीय टीम से होगा। पेरी ने कहा कि भारत के साथ उनकी टीम का मुकाबला बेहद रोमांचक होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच कराची में चल रहा दूसरा टेस्ट बेहद ही रोमांचक स्थिति में पहुंचता दिख रहा है। खेल के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी 2 विकेट पर 97 रन पर घोषित कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 506 रनों का विशाल लक्ष्य दिया है, लेकिन जवाब में पाकिस्तान ने गजब पलटवार किया। पाकिस्तान ने दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट पर 192 रन बनाए। उसके कप्तान बाबर आजम ने शानदार शतक ठोक दिया। साथ ही अब्दुल्ला शफीक भी अर्धशतक जमाकर क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान जीत से 314 रन दूर है, ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट दूर। आईपीएल 2022 की शुरुआत होने से पहले ही मुंबई इंडियंस को एक झटका लगा है। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव 27 मार्च को होने वाले मुंबई इंडियंस के पहले मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। मुंबई को अपने पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स का सामना करना है। सूर्य कुमार यादव ने चोट के कारण ही श्रीलंका के खिलाफ T20 और टेस्ट सीरीज में हिस्सा नहीं लिया था। उनके अंगूठे में चोट है। माना जा रहा है कि सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस के दूसरे मैच से पहले फिट हो जाएंगे, जो कि 2 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के साथ खेला जाना है। आईपीएल 2022 के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वॉटसन को टीम का असिस्टेंट कोच बनाया गया है। इसकी जानकारी फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल चुके वॉटसन पहली बार आईपीएल में कोच के रोल में नजर आएंगे। बता दें कि शेन वॉटसन ने आईपीएल 2020 के बाद प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। दिल्ली फ्रेंचाइजी ने अजीत अगरकर को भी गेंदबाजी में टीम का सहायक कोच बनाया है। आईपीएल के 15वें सीजन की शुरुआत 26 मार्च से होने वाली है और इससे पहले बीसीसीआई ने टूर्नामेंट के कुछ नियम बदल दिए हैं। अब हर पारी में टीमों को 1 की बजाय 2 डीआरएस मिलेंगे, यानी मैच में टीम 4 डीआरएस ले पाएगी। साथ ही बोर्ड ने हाल ही में मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब की ओर से बदले गए कैच के नियम को भी टूर्नामेंट में लागू करने का फैसला किया है। एमसीसी के नए नियम के मुताबिक अगर कोई भी बल्लेबाज कैच आउट होता है तो स्ट्राइक बदली हुई नहीं मानी जाएगी और नया बल्लेबाज ही स्ट्राइक पर आएगा।